हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एसएसटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार सीटेड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेड 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, या चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए? बताएंगे सब लोग। पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बीटीसी कर रहे हो या कर चुके हो तो भी आप पेपर 2 भरना। ठीक है ना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही होते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों में। सीडीपी आपका पेपर 1 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा। लैंग्वेज 1 जो आप लोगे पेपर 1 में वही ले लेना आप पेपर 2 में। लैंग्वेज 2 जो आप पेपर 1 में लोगे वही आप 2 में ले लेना। ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। 90 नंबर का जो आपका रहेगा वो कॉमन है, तो आप पेपर 2 भी भरना। बीएड वाले बच्चे केवल जूनियर वाला ही भरेंगे। ठीक है ना। वो प्राइमरी भर सकते हो बट कोई मतलब नहीं है ना भरने का। ठीक है ना। तो आप केवल पेपर 2 ही दोगे। ठीक है ना। चलिए, एम्फोरा एक क्या था? इटली का सिक्का था, या लाल चमकदार बर्तन, या लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगाचार, या छिद्र युक्त बर्तन? तो एम्फोरा क्या था बताइए सब लोग। इन सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, समझ के याद कर लेना है। 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के। चलिए, एम्फोरा एक था क्या? चलिए बताइए सब लोग। तो यहाँ पे देखना, एम्फोरा, एम्फोरा देखिए एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्था लगा एक जो है जार था। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। जार का मतलब अब बर्तन। ठीक है ना। इसमें क्या होता था प्राचीन काल में, जो शराब रहती थी ना तो उसको जो है इसमें भरा जाता था। एंड जो आपके सुगंधित तेल रहते थे ना प्राचीन काल में, इसमें भरा जाता था इस जार में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला पत्थर, काला ताबीज, या काला सोना? बताइए सब लोग। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो इसे जो है काला सोना के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहट तथा चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किसमें हुआ था? किस काल में? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, या आधुनिक काल में? तो बताइए इसका जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? रहट और चरखे और आग्नेयास्त्रों का। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए यहाँ पे रहट हो गया, चरखे हो गया, और आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी में मध्यकाल में हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में ये उस टाइम का जो काल था वो था मध्यकाल का समय था। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक? 35 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक? 35 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलिए, तो वो सुल्तान भाई कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया। ओके, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी
क्षेत्र को जीतता था, या राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, या हिरण का शिकार करने से पहले, या पुत्र के जन्म से पहले। तो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था कब? तो ये अनुष्ठान किया जाता था इसलिए, जैसे राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, जैसे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो तब किया जाता था इसका अनुष्ठान। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, नगरम, श्रेणी, सभा। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? 37 का जवाब देंगे सब लोग। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथ साहित्य का संबंध है किससे? बंगाली से, या असमी से, या उड़िया से, या मैथिली से? बताइए, नाथ साहित्य का संबंध है किससे? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी अपडेट आती हैं वो मिल जाया करेंगी, एंड जो भी एसटीडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह रहती है ना, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बंगाली से। किससे है? बंगाली से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो है शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता था? बताइए, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या पख्तून आंदोलन? 39 का जवाब देंगे सब लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे जो है किसके रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में, ठीक है ना। सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है, इनका उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खान का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कांग्रेस द्वारा परिपूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डॉट डॉट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था? बताइए सब लोग। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए जो है संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिंग बियर एक उदाहरण है किसका? आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, या तारा का, या गैलेक्सी का? तो बिंग बियर एक उदाहरण है किसका? 41 का जवाब देंगे सब लोग। 41 का जवाब दीजिए। बिंग बियर एक उदाहरण है किसका? ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि कारण क्या है? बताइए सब लोग। पृथ्वी से जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि कारण क्या है? ऑप्शन पढ़िए फिर जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे। क्योंकि चंद्रमा को जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस ओर से किस ओर? बताइए। 43 का जवाब दीजिए सब लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या समान रहता है, या पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है? तो क्या होता है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? 44 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छी भाई, पूरी क्लास ज़रूर देखा करें आप लोग।
तो पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है, सॉरी यहाँ पे आपका जो होगा समान रहता है, ठीक है ना, समान रहेगा। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की हो जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो बिल्कुल समान रहता है, ठीक है ना। वेरी वेरी सॉरी, ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। पृथ्वी दिवस कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, या ग्रीनविच का मानक समय, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। पृथ्वी दिवस कहलाता है क्या? 45 का जवाब देंगे सब लोग। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, यही पृथ्वी दिवस कहलाया जाता है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, 22 मार्च या 22 अप्रैल या 22 मई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे आप इसका आंसर। विषु के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या मकर रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर। बताइए, विषु के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं किस रेखा पर? तो विषु का दिन जो होता है वो सूर्य की सीधे किरणें इस समय जो है विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, या अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, या अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है, या अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। 47 का जवाब दीजिए सब लोग। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि जो है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। 47 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताएंगे सब लोग। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स। तो वो है एंडीज। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या राजस्थान में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या राजस्थान में। फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। तो भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर। 50 का जवाब दीजिए सब लोग। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे स्थल से समुद्र की ओर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ऑप्शन दूसरा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ना आप लोग, फिर जवाब देना इसे। बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, या अमेजन नदी बेसिन। बताएंगे सब लोग। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जुलाई 2013 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बिल्कुल घोल के पी जाना है इन प्रश्नों को, इनसे प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। और सीटेट में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? वो है आपका अमेजन नदी बेसिन। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, या एक अन्य पशु यहाँ पे, या मलक्का का निवासी? मलोका क्या है बताइए।
तो मलोका देखिए एक प्रकार का ये घर है, ठीक है ना। 53 का यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोलंबिया जनजातियों का ये घर है, ठीक है ना, मलोका। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए एक समय देना कहलाता है क्या? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास या संसाधन प्रबंधन या विकास प्रबंधन। बताइए क्या कहलाता है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है क्या? वो कहलाता है संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षक मेखला डॉट डॉट की एक विधि है, जल संरक्षण की या मृदा निर्माण की या वृक्षारोपण की या मृदा संरक्षण की। बताइए रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? मृदा संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक क्या है? पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक या मध्यपाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक क्या है? कौन सा पुरास्थल है बताइए? ये पुरापाषाणिक स्थल है, ठीक है ना, पुरापाषाणिक पुरास्थल। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद काल में कौन से देवता जो हैं, 3 देवता खासकर प्रमुख थे इसमें? बताइए उन तीनों देवताओं के नाम बताइए जो ऋग्वेद काल में प्रमुख थे। 57 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये तीनों देवता ऋग्वेद काल में प्रमुख थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत यूनान या भारत अरब। संस्कृत को जो है जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं क्या? भारत यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, मेहरगढ़ या बुर्जहोम या भीमबेटका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो वो था आपका इनाम गांव, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तनहा, तृष्णा या त्रिवी इच्छा। 60 का जवाब देंगे सब लोग। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? इसे तृष्णा बताया गया है। क्या बताया गया है? तृष्णा। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इससे भिन्न करते हैं, या उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, या उपभोक्ताओं को जो है खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से जो है क्या हो जाता है कि बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। 61 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड को, या मौलिक अधिकारों से जो है संबंधित खंड को, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या संविधान की प्रस्तावना। तो अंतरात्मा किसे कहा जाता है? संविधान की, ये आपको बताना है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग जवाब दिया करें। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं जानबूझ के गलत किया हूँ क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, ठीक है ना। संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दिया करें, ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करें क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हालांकि अब बिल्कुल नॉर्मल सीटेट में आप नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके के प्रश्न, बट सॉल्व करना आपको ज़रूरी है। चलिए, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 4, 2, 12। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन दूसरा। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, या जो है दिए गए शुल्क के आधार पर, या सबूतों के आधार पर, या पुलिस
तहकीकात के आधार पर। 64 का जवाब दीजिए। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, सबूतों के आधार पर निर्णय देता है, ठीक है ना, किसी मुकदमे पर न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर मंदिर या विश्वनाथ मंदिर या जगन्नाथ पंथ या अमरनाथ पंथ? निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये होता है जगन्नाथ पंथ में। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है किसके द्वारा? स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, या जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, या सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर जो है रोका जा सकता है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षा को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, न्यायिक सक्रियता के लिए जो है दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। 67 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे सब लोग। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षा को चाहिए कि वह जो है उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं? टेलीविज़न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या रुचि बनाए रखने के लिए जो है दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियमित समय का पालन? बताइए सब लोग। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को जो है बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ये वाला कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जाता? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। यहाँ पे प्राथमिक स्रोत जो है माना जा सकता था। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना? 71 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की प्रमुख फसलें हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट आपका होगा, ठीक है ना। चलिए, व्यक्ति चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कणा, मुक्त साहचर्य, आत्मकेंद्रिता, मस्तिष्क उद्वेलन? तर्कणा कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, या वेन आरेख? विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देंगे कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को
बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या संश्लेषण। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोग जवाब दीजिए किसके अंतर्गत आएगा। अब आपके ये जो है अध्यापन वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना, 20 प्रश्न, इसमें सोच के आपको करना होगा। तो यह अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके? अवबोध के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? किसके अतिरिक्त बताएंगे सब लोग? किसके अतिरिक्त जो है सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों के संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त जो है सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? पहला वाला ही आपका, कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य के अतिरिक्त जो है सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहला आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावरों मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को स्थानीय प्रशासन के लिए कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, या छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें, या इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, या कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगी? क्या करवाएंगी बताइए, अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं तो हम यही करवाएंगे कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है ना, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अब सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? बताइए सब लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र से ली जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? सेवेंटी 78 का जवाब दीजिए। तो किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, कौशल से, या जो है अनुप्रयोग से? बताइए, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है किससे? कौशल से संबंधित है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, या परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, या केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, या कानून के प्रति डर पैदा करे। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है परिचित संदर्भों के से जो है अधिक से अधिक उदाहरण दें। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? बताइए, कौन सी विधि? विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, या प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन कराना, या धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, या माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। 81 का जवाब दीजिए सब लोग। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो ये पहली वाली ही विधि,
विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। प्राचीन काल में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस प्रकार गहरा प्रभाव है। यह भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। 82 का जवाब देंगे सब लोग। एटी टू का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर जो है गहरा प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, सामाजिक विज्ञान में जो है परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियाँ, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, या जो है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्याप करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, या अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक व संकलित आकलन, या शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धतियाँ, बोर्ड परीक्षा। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का अवलोकन, अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। बताइए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो। 50 वीडियो लाइक का टारगेट है। तो समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चे को जो है अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, या वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, या सभी क्षेत्रों व एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। 85 को जवाब दीजिए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे जो हैं सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ा हो। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हो आप लोग, 93 055 87 134। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, या राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। एनसीईआरटी 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण के लिए। ठीक है ना, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आविष्कार आंदोलन चलाया गया था, किसको लेकर? बताइए सब लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, या समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मत अधिकार की मांग लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर चलाया गया था। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? बताइए सब लोग। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? 88 का जवाब देंगे सब लोग। तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है
चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है मुख्यमंत्री का चुनाव, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है इसमें? ये वाला, दूसरा वाला, कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये जेंडर वाला जो है, जेंडर भेदभाव वाले से प्रश्न कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस पढ़ो, उत्तर दो आप लोग, बिल्कुल सरल होते हैं ये प्रश्न आपके। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका फटाफट आंसर। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, या वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, या क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, या विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएससी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 60 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 50 लाइक हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।